चलो स्टार्ट कर लेते हैं। पहले ही देर हो गई। व्हाइट फास्फोरस। फास्फोरस तो पढ़ा ही होगा 10th में, केमिस्ट्री में पढ़ा है। इट्स अ केमिकल। तो व्हाइट फास्फोरस हाल ही में इजराइल ने गाजा पर हमले के दौरान उपयोग किया, इसका परमाणु क्रमांक। अब क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं कि मैंने तुम लोगों को सेंड भी किया था कि बाइकुलर रेलवे स्टेशन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में हमारे इंडिया का जो रेलवे स्टेशन है वो शामिल किया गया था। मैंने तुम्हें पढ़ाया भी था, शायद 2-3 बार मैंने वो क्वेश्चन तुम्हें रिपीट करवाया था ताकि वो याद रह जाए। बैकुला रेलवे स्टेशन, ठीक है, जो मुंबई में है, काफी पुराना रेलवे स्टेशन है। तो वो क्वेश्चन आपके यूपी पेट में रखा हुआ मिला, ठीक है, मतलब जो ये है यूपी एस सी पीईटी पेट, ठीक है। तो इस वाले एग्जाम में जो है वो क्वेश्चन था। उसके अलावा मैंने बताया था नेचुरल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन डे 13 अक्टूबर को मनाया जाता है, तो वो भी उसमें था। अभी रिसेंट में 13 अक्टूबर आया और उसके बाद वो पेपर में दे दिया। और क्वेश्चन ऐसे हैं कि अगर फ्रीडम स्ट्रगल से या उसमें से भी देख रहे हो ना, जैसे कि हर्षवर्धन मैंने पढ़ाया, तो हर्षवर्धन की पहली कैपिटल थी थानेश्वर। फिर हर्षवर्धन ने कैपिटल शिफ्ट करी थी, किधर कर ली थी? कन्नौज में, ठीक है। कन्नौज में उसने कैपिटल शिफ्ट कर ली थी और फिर बाद में लेटर और हर्ष के बाद फिर कन्नौज जो है वो काफी बड़ा पॉलिटिकल सेंटर बन गया था, ठीक है। बाद में जिसका झगड़ा होता था कन्नौज को लेकर होता था। तो कन्नौज को लेकर क्वेश्चन ऐसे आया कि हर्षवर्धन की पहली कैपिटल क्या थी, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं और सभी का जो एग्जाम का पैटर्न है वो इस तरह का हो गया, तो हमें भी अपना लेवल थोड़ा अप करना है। तो व्हाइट फास्फोरस जो है ये अभी इजराइल ने गाजा पर हमले के दौरान यूज किया है। व्हाट इज व्हाइट फास्फोरस? व्हाइट फास्फोरस फास्फोरस की ही एक वो होती है, मतलब इट इज इट्स का डेरिवेटिव। इसे डेरिवेटिव क्या देते हैं कि रेड फास्फोरस होता है, व्हाइट फास्फोरस होता है, ठीक है। तो व्हाइट फास्फोरस जो होता है बेसिकली यूज होता है ऐसी जगहों पर, और इसका जो यूज है वो बेटा बैन है। मतलब व्हाइट फास्फोरस आप किसी पर अटैक करने के लिए यूज नहीं कर सकते। अगर तुमने कभी फास्फोरस देखा हो, कभी ऑयल या कुछ भी ऐसा कुछ देखा हो फास्फोरस का, तो उसमें से खोलते ही उसमें वो हवा के साथ जब रिएक्ट करता है स्मोक फॉर्म कर लेता है, ठीक है। खुली अवस्था में जब रहता है तो स्मोक फॉर्म कर लेता है। तो व्हाइट फास्फोरस अगर किसी पे डाल दिया जाता है तो बेटा उसमें आग लग जाती है, जिस भी जगह पे जाके गिरेगा वहां आग लग जाएगी। तो व्हाइट फास्फोरस का इन्होंने गाजा पे हमला करने के दौरान यूज किया है, जो कि एक इनह्यूमैनिटेरियन यूज है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन या वर्ल्ड में कहीं भी इसका यूज बैन है कि किसी पे भी हमले के लिए व्हाइट फास्फोरस, क्योंकि व्हाइट फास्फोरस ये नहीं देखता कि आप ही की मिलिट्री है या किसी और की है, या सिविलियन है या मिलिटेंट है, ये सब पे जिस पे गिरेगा उसे जला देगा, ठीक है। तो इसका एक तो सिंबल याद रखना P है, दूसरा इसका एटॉमिक नंबर याद रखना 15 इसका एटॉमिक नंबर है। और ये 3 तरह का होता है, व्हाइट भी होता है, रेड भी होता है और वायलेट भी होता है। और व्हाइट वाला जो है ये सबसे सीवियर होता है, कॉजेज सीवियर बर्न्स, और ये जला देता है स्किन को, ठीक है। अब इसमें एक और चीज याद रखने वाली है बेटा कि फास्फोरस जो होता है हमारे शरीर में कहीं पाया जाता है? हमारी बॉडी में है फास्फोरस? अकॉर्डिंग टू यू है? तो हमारी बॉडी का सबसे बड़ा जो पार्ट है वो फास्फोरस और कैल्शियम से मिलकर बना है। क्या है वो? बोन्स। तो बोन्स में फास्फोरस प्लस कैल्शियम का ये बना होता है, ठीक है। हमारी जो हड्डियां हैं वो फास्फोरस और कैल्शियम की बनी होती हैं। इवन हमारे टीथ भी है वो भी फास्फोरस के बने होते हैं, बट वो व्हाइट फास्फोरस के नहीं बने होते। दैट्स अ नेचुरल फास्फोरस जो हमारी बॉडी में अकर करता है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि अब हड्डियों को मजबूत करने के लिए हमें फास्फोरस खाना पड़ेगा, वी कांट डू इट, ठीक है। तो खा नहीं सकते हैं, वो नेचुरली हमारी बॉडी में होता है। दूसरा है अरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। हाल ही में माओवादी हमले यहाँ पर हुए हैं, ये कहाँ स्थित है? अरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है बेटा केरला में है, और अभी यहाँ पे कुछ माओइस्ट हमले हुए हैं,
माओइस्ट जो होते हैं बेटा वही है कि जो कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो स्टेट को रिकॉग्नाइज नहीं करते या कंटिन्यूसली स्टेट के साथ उनका झगड़ा लगा रहता है, विवाद बना रहता है, तो ये ज्यादातर जंगल वगैरह में ही छुपते हैं। तो माओइस्ट जो है ये अरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में छुप कर बैठे हुए हैं लोकल्स के हाउस में, और वहां पे अपने प्रोपेगेंडा मटेरियल उनको दे रहे हैं। जो लोकल्स हैं उनके घर हैं वहां पर उनको क्या कर रहे हैं, ये वेपन्स वगैरह दे रहे हैं, ठीक है, सो दैट के वो हमला करें। और केरला गवर्नमेंट ने केरला थंडरबोल्ट फोर्स और हेलीकॉप्टर वहां पे लोकेट किए हैं। केरला ने केरला थंडरबोल्ट केरला थंडरबोल्ट्स और हेलीकॉप्टर्स वहां पे डिप्लॉय किए हैं उनको पकड़ने के लिए, ठीक है। तो ये याद रखना कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये अरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, भारत का प्रथम स्वदेशी मल्टी कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का क्या नाम है? बेटा हेलीकॉप्टर तो बहुत सारे बने हैं इंडिया में, लेकिन व्हाट डू यू मीन बाय मल्टी रोल कॉम्बैट? मल्टी रोल मतलब जो कि इसमें फंक्शन होंगे वही अटैक करने वाले जो फंक्शंस होते हैं, इसमें गन्स भी होंगी, इसमें सब चीजें मतलब डिप्लॉय होंगी, जो भी आर्मरी हमारी जो रिक्वायर्ड होता है। तो इसका नाम है प्रचंड, इस हेलीकॉप्टर का नाम रखा गया है प्रचंड। और प्रचंड जो है ये हमारे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने बनाया है। इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि हाल ही में जो प्रचंड है ये चर्चा में है, और ये एक हेलीकॉप्टर है, और ये हेलीकॉप्टर बनाया किसने है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है, HAL ने ये बनाया है हेलीकॉप्टर प्रचंड, ठीक है। और इंडियन आर्मी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड जो है ये अभी इनॉग्रल फायरिंग में यूज हुआ है, बोथ डे एंड नाइट ऑपरेशन में। और इसमें 20 mm नोज गन है और 70 mm के रॉकेट्स भी हैं इसके साथ साथ, ठीक है, हेलीकॉप्टर में। तो ये याद रखना। अब देखो वेट वगैरह तो बेटा मुझे नहीं लगता कि पूछा जाए, ऐसे रेंज वगैरह पूछ ली जाती है कि कितनी रेंज का है, तो ये 700 किलोमीटर की रेंज का है, और इसमें कुछ 20 mm होता है। 20 mm कितना होता है? 20 mm की 20 mm की नोज गन है इसमें। अब मुझे मत पूछना कि नोज गन क्या होती है, क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता नोज गन क्या होती है, ठीक है। इट शुड बी मे बी ये बहुत छोटी गन होगी इसमें जो लगा रखी है। MM देख लो इसका 7, हाँ, और 70 mm के रॉकेट्स हैं, हाँ, ठीक है। तो ये इसके अंदर प्रचंड के अंदर डिप्लॉयड है, ठीक है। एक तरह से ये मल्टी कॉम्बैक्ट है कि कैसा भी हमला हो, फायरिंग करनी है तो फायरिंग कर देगा, और मिसाइल छोड़नी है तो ये रॉकेट भी फायर कर सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हाल ही में 8th टाइम बैलन डे और अवार्ड से किस फुटबॉल के खिलाड़ी को सम्मानित किया गया? बेटा 8वीं बार ये सम्मान मिला है लियोनल मेसी को, ठीक है। लियोनल मेसी कहाँ के खिलाड़ी हैं? क्वेश्चन ये भी आ सकते हैं। तो ये किसकी तरफ से खेलते हैं? ये अर्जेंटीना। रहने वाले कहाँ के हैं? रहने वाले कहाँ के? खेलते ये अर्जेंटीना से हैं, ठीक है, अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं फुटबॉल के लियोनल मेसी। और ये जो बैलन डे और अवार्ड है इसके बारे में थोड़ा सा जान लो कि ये क्यों दिया जाता है। ये दिया गया है पेरिस में, नाम से ही पता चल रहा है कि ये फ्रेंच वर्ड है, थिएटर दू शैतलेट इन पेरिस। बैलन डे अवार्ड एनुअल अवार्ड है जो फ्रेंच मैगजीन फ्रांस फुटबॉल देती है। बेटा फ्रांस के नाम से ही तुम्हें पता चल रहा है। देखो बैलन डे अवार्ड फ्रेंच बहुत टफ है,
फ्रांस की एक मैगजीन है, ठीक है। अब ये जो फ्रांस की मैगजीन है, मैगजीन फुटबॉल फ्रांस करके नाम है इसका, ये देती है बैलन डे अवार्ड, और 8 टाइम इसको लियोनेल मेसी को इससे सम्मानित किया गया है। और ये पहले 1956 में स्टार्ट हुए थे, ठीक है। 1956 में ये फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुए थे। और इसके साथ साथ एक महिला है, उनको भी दिया गया है। महिला का नाम मैं बता देती हूँ, एताना बोनामती। अब एताना बोनामती कहाँ से हैं, इनके बारे में अगर बता दे तो ये बार्सिलोना की है फुटबॉल कैप्टन। बार्सिलोना की फुटबॉल कैप्टन है, फीमेल फुटबॉल कैप्टन है बेटा ये, बार्सिलोना की एताना बोनामेटी। इस पे इतना डीप तो नहीं पूछेंगे कि महिला को भी मिला है, लेकिन फिर भी जानकारी के लिए याद रखो, एताना बोनामती। और ये बार्सिलोना की फीमेल कैप्टन है, फीमेल टीम की। और इनके बारे में भी याद रखना, लियोनेल मेसी को मिला है और इनको मिला है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, भारत की प्रथम महिला कार रेसर जिन्होंने ब्रिटिश एंड्योरेंस चैंपियनशिप में भाग लिया। अभी हाल ही में बेटा ब्रिटिश चैंपियनशिप हुई है, एंड्योरेंस चैंपियनशिप। और उसमें हमारे यहाँ से इंडिया से गई हैं, जम्मू कश्मीर से हुमैरा मुश्ताक, जिन्होंने की फर्स्ट फीमेल कार रेसर जो है ये इंडिया से, इन्होंने पार्ट लिया है वहां पर रेस में, ठीक है। कार रेस में फर्स्ट जो फीमेल है ये वहां पर गई है। अभी तो कोई भी फर्स्ट फीमेल रेसर किसी भी चैंपियनशिप में नहीं गई है। और ये हुमैरा मुश्ताक जो है, जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती है, इन्होंने वहां पर पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, और चलो आगे एक बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो एक हाल ही में हाइड्रोजन उत्पादक बैक्टीरिया की खोज कहां पर हुई? हाइड्रोजन उत्पादक बैक्टीरिया, तो ये खोजा गया है महाराष्ट्र में, यानी कि ये बैक्टीरिया हाइड्रोजन बनाएगा। इसका नाम है स्पोरो नैरोबियम। स्पोरेनोबियम, रेनेबियम। स्पैरो स्पैरा स्पोरा नैरोबियम, ठीक है। अजीब सा नाम है जिसने भी रखा है। ये जो है इसका नाम रखा गया है स्पोरोरेनोरोबियम हाइड्रोजन्स, यानी कि क्योंकि ये हाइड्रोजन बनाता है तो इसका नाम हाइड्रोजन पर ही रखा है। तो ये जो बैक्टीरिया है ये क्या करता है? हाइड्रोजन का उत्पादन करता है। और हाल ही में इस बैक्टीरिया की जो खोज हुई है वो अरावली में हॉट स्प्रिंग है। हॉट स्प्रिंग तुमको पता है क्या होते हैं? क्या होते हैं? गर्म पानी के, हाँ, स्रोत जिन्हें कहते हैं, सोते जिन्हें कह देते हैं, और तालाब होते हैं। वो रियल में भी है। तुमको पता है हॉट स्प्रिंग का बेनिफिट क्या होता है? अच्छा, जो हॉट स्प्रिंग है, हॉट स्प्रिंग का बेनिफिट क्या होता है? इंडिया में कहाँ पाए जाते हैं पता है इंडिया में? है नहीं है ये बता? है, लद्दाख में है, हिमाचल में, उत्तराखंड में, ठीक है। तो हॉट स्प्रिंग बेसिकली क्या है कि वहां पे हॉट वाटर उसमें से निकलता है, और उस वाटर की केमिकल प्रॉपर्टीज ऐसी रहती है, इट इज फिल्ड विद सल्फर। और क्योंकि ये सल्फर युक्त होता है तो स्किन डिसीज जिसको भी होते हैं ना, वो अगर वहां पे नहा ले या वो, तो वो कहते हैं कि मैजिकल वाटर होता है। तो ये हॉट स्प्रिंग में पाया गया है ये वाला बैक्टीरिया, जो कि हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है। ये ऐसे बैक्टीरिया ऐसी अलग मतलब नॉर्मल जगह पे हो भी नहीं सकते, ये ऐसी जगह पर ही मिलेंगे। तो ये कहाँ पर है? अरावली हॉट स्प्रिंग, रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र में ये स्थित है, और यहाँ पर ये पाया गया है।
और इसमें पेपर कौन से पेपर में आया है, माइक्रोबायोलॉजी बायो एनर्जी ग्रुप के एक पेपर छापा है उन्होंने, और उसमें अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ये बताया है कि ये जो बैक्टीरिया है ये हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है। अगर ऐसा हुआ तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर अस, क्योंकि हमें हाइड्रोजन चाहिए फॉर एनर्जी। अगर ऐसा हो गया तो ये हमारी एनर्जी के लिए सही रहेगा। नेक्स्ट है सिंगूर प्लांट। सिंगूर प्लांट विवाद चर्चा में किससे संबंधित है? बेटा सिंगूर प्लांट जो है ये टाटा का एक प्लांट था। टाटा मोटर्स पता है? ठीक है, बहुत फेमस ब्रांड है हमारे इंडिया में टाटा मोटर्स। तो इसमें प्रॉब्लम ये थी कि टाटा मोटर्स का ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट था और विवाद किसके बीच में था? टाटा मोटर्स और वेस्ट बंगाल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के बीच में। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया था? क्लोज करवा दिया था सिंगूर प्लांट 2008 में। किसका था सिंगूर प्लांट? कहाँ पे कौन वर्क कर रहा था सिंगूर प्लांट में? ये टाटा मोटर्स की यूनिट थी जहां पे बेटा नैनो कार बनती है। ये तो नैनो कार तो बहुत फेमस थी। ठीक है, टाटा नैनो बहुत कम प्राइस पे ही मिल जाती थी, छोटी सी होती थी। तो टाटा नैनो का इनका वहां पर क्या था? प्लांट था। अब इस प्लांट को इन्होंने क्लोज करवा दिया, लेकिन टाटा मोटर्स ने बेटा इस प्लांट पे बेटा पैसा लगा रखा था। कितना था? 1000 करोड़। अब इन्होंने यहाँ पे क्योंकि रुपया लगा रखा था 1000 करोड़, तो इन्होंने केस कर दिया। अब टाटा मोटर्स को जो है वेस्ट बंगाल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से कितने करोड़ मिले हैं? 1000 तो नहीं मिले, लेकिन 765.78 करोड़ इनको मिले हैं। कैसे? कब मिलते हैं पैसे? जब तुम केस जीत जाओ। ठीक है, तो केस जीत गई है। कौन सा ऐसे विवादों में कौन सा केस होगा? क्रिमिनल होगा, सिविल होगा? ये तो पता होना चाहिए। 2 तरह के केस होते हैं, क्रिमिनल होता है, सिविल होता है। ठीक है, अब जो प्रॉपर्टी के, फैमिली के, हाँ फाइनेंस के, कोई भी मैटर बेटा ऐसा है कि फाइनेंस प्रॉपर्टी ये सब रहता है तो वो सिविल में जाएंगे। ठीक है, बाकी जो मैटर रहते हैं वो रहते हैं क्रिमिनल के। ठीक है, अब ये मैटर कौन सा है? सिविल का। अब जब सिविल मैटर है तो ये कहां पर जाएगा? ये मैटर जाते हैं बेटा आर्बिट्रेशन में, मध्यस्थता में, मतलब आर्बिट्रेशन करके इनको इनका पैसा दिलाया जाता है। ठीक है, आर्बिट्रेशन में जाते हैं ऐसे मुद्दे। तो आर्बिट्रेशन के थ्रू टाटा मोटर्स केस जीत गया है सिंगूर प्लांट डिस्प्यूट का, और इनकी जो रकम है 1000 करोड़ तो नहीं मिला, लेकिन 765.78 करोड़ इन्हें वेस्ट बंगाल कॉर्पोरेशन ने दिया है। ठीक है, तो ये लैंड डिस्प्यूट था और ये अब रिजोल्व हो गया है। नेक्स्ट देखो बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज है और ये तुम्हें जाननी भी चाहिए। पार्लियामेंट्री एथिक्स कमेटी चर्चा में है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो अभी टीएमसी एक लीडर है, तृणमूल कांग्रेस, तुमने नाम भी सुना होगा। जो वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर है वो इस पार्टी से हैं। उनकी वहां की एमपी है तृणमूल कांग्रेस से एक महुआ मोइत्रा। ठीक है, उनका नाम है महुआ मोइत्रा और वो एमपी है। अब उन पर कुछ एमपीज ने वो लगाया है, मतलब कि आरोप कि उन्होंने जो पार्लियामेंट में क्वेश्चन किए हैं ना, पार्लियामेंट में जैसे क्वेश्चन करते हैं, ये तो प्रोसीडिंग देखी है कभी पार्लियामेंट की तुम लोगों ने? नहीं देखी? टीवी पे देखा है कुर्सियां फेंक रहे हैं, वो तो देखा होगा। नहीं देखा? तो बेसिकली क्या होता है, क्वेश्चन आर होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आर होते हैं और 0 आर होता है। तो क्वेश्चन आर में क्या होता है, जो ऑपोजिशन पार्टी के मेंबर्स हैं वो जो पार्टी रूलिंग है उनके एमपी से जो डिफरेंट डिपार्टमेंट उन्हें दिए हुए हैं उनके रिगार्ड में क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, कि ये मतलब डेटा देते हैं या कुछ भी, फॉर इंस्टेंस कोई भी मैटर है, जैसे कि अगर सड़क से रिलेटेड मैटर है और वहां पे इरेगुलरिटीज दिख रही हैं, तो वो क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं कि वहां पर इतना इरेगुलरिटीज आ रही है, आपने अभी तक क्या किया है। इस तरह से क्वेश्चन करते हैं ताकि जो पार्लियामेंट है उसका कंडक्ट ऑफ बिजनेस चलता रहे। ठीक है, कंडक्ट ऑफ बिजनेस होता है।
तो अभी महुआ मोइत्रा पे कुछ एलिगेशन लगाए गए हैं कि महुआ मोइत्रा ने किसी बाहर के बिजनेसमैन से पैसे लिए हैं पार्लियामेंट में क्वेश्चन पूछने के लिए, कि उनके अकॉर्डिंग पार्लियामेंट में क्वेश्चन पूछे जाए, और उन्होंने अपने जो फोन का पासवर्ड है वो भी उनके साथ शेयर किया था ताकि वो क्वेश्चन पूछ सके। ठीक है, अब ये जो है दिस इज अ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज इन ऑफ एमपीज। ठीक है, तो एमपी के लिए एक पार्लियामेंट्री एथिक्स कमेटी बनी हुई है कि वो अपने आचरण से ऊपर जाकर, मतलब नीचे जाकर कोई भी कार्य नहीं कर सकते, मतलब वो पार्लियामेंट की जो एक वो रहती है ना एथिकल वैल्यूज, उसको ब्रीच कर रहे हैं। इसलिए एथिक्स कमेटी ने अभी उनपे प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी है। ठीक है, तो ये सन 2000 में बनी थी पार्लियामेंट्री एथिक्स कमेटी, और ये परमानेंट हो गई थी 2015 में, और ये मैटर देखती है कि कोई एमपी जो है उसने ब्रीच ऑफ पार्लियामेंट का जो वर्किंग है, प्रिविलेज है, वो तो नहीं तोड़ दिया, तो उस चीज को ये देखते हैं। ठीक है, तो महुआ मोइत्रा के कंटेक्स्ट में इसे याद रखना, फिर महुआ मोइत्रा याद रहेगा तो तुम्हें पार्लियामेंट की एथिक्स कमेटी भी याद रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, सीसीआई का गठन कब हुआ था? तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है ये 2002 में एक एक्ट आया था, कंपटीशन एक्ट। ठीक है, द कंपटीशन एक्ट 2002, उसके तहत ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, इस एक्ट के थ्रू ये फॉर्म हुई थी 2009 में, और ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर में आती है। बॉडीज पे भी क्वेश्चन आते हैं बेटा, और पॉलिटी में बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, उन पर हम करेंगे जब पॉलिटी में हम वो वाला पार्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कब लागू हुआ था? ये 1 नवंबर को लागू हुआ था, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, जब हमारी कंट्री की जो फजल अली जो कमीशन था, गवर्नमेंट ने फॉर्म किया था फजल अली कमीशन, और इन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी थी कि लिंग्विस्टिक बेसिस पर भी बनाई जाए, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट भी वो होनी चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट जो हमारे कंट्री में बना था, जो कि भाषा के आधार पर बना था, वो बना था आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। आंध्र प्रदेश बना, फिर तमिलनाडु बना फॉर तमिल स्पीकिंग, गुजरात, फिर गुजराती स्पीकिंग, मराठी बोलने वालों के लिए मराठी स्पीकिंग। ठीक है, लेकिन वन लैंग्वेज फॉर्मूला का इन्होंने जो है वो रद्द कर दिया था कि सिर्फ एक स्टेट में एक लैंग्वेज के बेसिस पे नहीं बनाएंगे, हाँ 2 लैंग्वेज और एक स्टेट बन सकता है। ठीक है, तो ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की कल वो थी वर्षगांठ कह सकते हो, और ये 1 नवंबर 1956 को लागू किया गया था। ठीक है, तो दिस इज डन, ये सारी चीजें याद कर लेना। और क्योंकि क्वेश्चन जो अब जो पैटर्न है वो ऐसा नहीं है बेटा कि एक आपसे ये पूछ लिया जाए कि ठीक है सिंपल फॉस्फोरस का फॉर्मूला बता दो, ऐसे नहीं पूछ रहे हैं, घुमा फिरा के पूछ रहे हैं कि अभी फिलहाल में किसी ने यूज किया है तो इसका क्या फॉर्मूला हो सकता है, या इससे क्या इसके उपयोग है, ये सारी चीजें याद रखने वाली हैं, तो दिस इज डन, कर लेना।